तो आज की हमारी जो चर्चा है उसका विषय बड़ा दिलचस्प है। साहित्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई का भविष्य। हमारे पास एक लेख है जिसका मोटा मोटा मतलब ये है कि किसी भी कहानी या कविता का जो असली रचयिता है वो हमारा दिमाग है, हमारी बुद्धि। और इसी के सहारे हम आज के सबसे बड़े सवालों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यह कि क्या एआई से लिखी कोई किताब, कोई कहानी कभी इंसानों की लिखी किताब के बराबर खड़ी हो सकती है? देखिए, सबसे आम दलील तो यही है कि एआई में भावनाएं नहीं होती, जज्बात नहीं होते, वो वाला जिया हुआ अनुभव नहीं होता जो इंसानी साहित्य की जान है। और इसीलिए एआई हमेशा दोयम दर्जे का ही रहेगा। चलिए, आज इसी दलील की परतें उधेड़ते हैं। ये दलील सुनने में बहुत सही लगती है ना, कि भाई कला तो दिल से आती है। लेकिन हमारे हाथ जो स्रोत लगा है वो इस पूरी सोच पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और वो सवाल ये है, क्या भावनाएं सिर्फ और सिर्फ इंसानों की जागीर है? अरे वाह, ये तो मतलब शुरुआत ही जड़ पर चोट करने वाली है। हम तो हमेशा यही मानकर चलते हैं कि हमारी भावनाएं, हमारे जज्बात ही हमें खास बनाते हैं। मेरा दुख, मेरी खुशी, ये सब तो मेरा है। बिल्कुल। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। स्रोत साफ साफ कहता है, नहीं। नहीं? हाँ। हाँ, भावनाएं इंसानों के लिए अनोखी नहीं है। जानवर भी डर, प्यार, दुख, लगाव, खुशी और दर्द जैसी बहुत सारी भावनाएं महसूस करते हैं। सोचिए, एक कुत्ता अपने मालिक को देखकर जो खुशी दिखाता है वो असली है। एक हथनी अपने बच्चे को खोले पर जो दुख मनाती है वो भी असली है। अगर सिर्फ भावना ही किसी संस्कृति या साहित्य की महानता का पैमाना होती तो जानवरों को भी हमारे बराबर होना चाहिए था। उन्हें भी अपनी कला बनानी चाहिए थी, पर ऐसा तो नहीं है। बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब जो चीज हमें जानवरों से अलग करती है वो हमारी भावनाएं नहीं है। तो फिर वो क्या है? हम में और उनमें वो बुनियादी फर्क क्या है जिसने हमें किताबें और कविताएं लिखने पर मजबूर किया और उन्हें नहीं? और यहीं पर स्रोत हमें असली जवाब की तरफ ले जाता है। वो फर्क है इंसानी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारी सोचने समझने की वो शक्ति जो भाषा के जरिए, मुश्किल विचारों को समझने के जरिए, मतलब एब्स्ट्रैक्शन के जरिए और प्रतीकों का इस्तेमाल करने के जरिए जाहिर होती है। एक मिनट, प्रतीकों का इस्तेमाल, इसका कोई आसान सा उदाहरण? जरूर। जैसे ट्रैफिक लाइट की लाल बत्ती, वो सिर्फ एक लाल रंग की रोशनी है, उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि ने उसे एक मतलब दे दिया है, रुक जाओ। ये एक प्रतीक है। इसी तरह शब्द भी प्रतीक हैं। पेड़ शब्द असली पेड़ नहीं है, बस एक आवाज है जिसे हमने उस हरी भरी चीज से जोड़ दिया है। ये क्षमता जानवरों में नहीं है, और इसी बुद्धि ने भाषा बनाई, समाज बनाया, कानून और नैतिकता के नियम गढ़े और आखिर में साहित्य, कला और विज्ञान को जन्म दिया। भावनाएं तो लाखों साल से थी, पर बुद्धि ने आकर उन भावनाओं को एक ढांचा दिया, एक नाम दिया, एक मतलब दिया। तो आप ये कह रही हैं कि भाषा जो साहित्य का कच्चा माल है वो दिल से नहीं, दिमाग से निकली। ये तो दिल की भाषा वाली पूरी कहावत को ही पलट देता है। बिल्कुल। और स्रोत का यही मुख्य बिंदु है। उसके मुताबिक भाषा हमारी सोचने समझने की शक्ति का नतीजा है, सिर्फ कच्ची भावनाओं का नहीं। देखिए, भावनाएं तो बिना भाषा के भी जाहिर की जा सकती हैं। एक जानवर गुस्से में गुर्रा सकता है, खुशी में दुम हिला सकता है, लेकिन भाषा बनाने के लिए इससे कहीं ज्यादा चाहिए। जैसे कि भाषा में ऐसा क्या खास है जो सिर्फ दिमाग ही कर सकता है? भाषा में व्याकरण के नियम होते हैं, सिंटैक्स। राम ने आम खाया और आम ने राम को खाया। इन दोनों में शब्द वही हैं, पर नियमों के बदलने से मतलब जमीन आसमान का हो गया। भाषा में पुनरावृत्ति यानी रिकर्जन होता है, एक वाक्य के अंदर दूसरा वाक्य डालने की क्षमता। जैसे, ये वो कुत्ता है जिसने उस बिल्ली को भगाया था जो मेरे घर में रहती है। ये जो जटिलता है ना, ये सिर्फ बुद्धि से ही आ सकती है। जानवर भावनाएं दिखा सकते हैं, पर वो उपन्यास नहीं लिख सकते, क्योंकि उनमें इस स्तर की दिमागी और भाषाई ताकत नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि साहित्य असल में बुद्धि का एक कमाल है, सिर्फ भावनाओं का बहता हुआ झरना नहीं। तो क्या बुद्धि एक कुम्हार की तरह है और भावना मिट्टी की तरह? मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, लेकिन बिना कुम्हार के, हुनर के, वो बस मिट्टी का एक ढेर है। वाह, क्या खूबसूरत मिसाल दी है आपने। बिल्कुल यही बात है। साहित्य में सिर्फ भावनाओं का बहाव नहीं होता, उसमें सोच समझकर शब्दों को चुना जाता है, कहानी को एक ढांचे में ढाला जाता है, रूपक, व्यंग और प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, गहरे दार्शनिक सवाल उठाए जाते हैं।
ये सब दिमाग के काम है। सही। भावना वो असर हो सकती है जो पढ़ने वाले पर होता है, लेकिन उस असर को पैदा करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल शर्त है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि साहित्य रचने के लिए अनुभव जीने से ज्यादा जरूरी है। उस अनुभव को बुद्धि और भाषा के औजारों से एक नया रूप देना। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक सवाल है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि महान साहित्य के लिए जिया हुआ अनुभव बहुत जरूरी है। हम उन लेखकों की इज्जत करते हैं जिन्होंने गरीबी पर लिखने से पहले गरीबी झेली हो या जंग पर लिखने से पहले जंग देखी हो। क्या ये सब सिर्फ एक रोमांटिक ख्याल है? ये एक बहुत ताकतवर और आकर्षक ख्याल है, लेकिन स्रोत इसे भी चुनौती देता है। वो कहता है कि जिया हुआ अनुभव तब तक साहित्य नहीं बनता जब तक उसे बुद्धि और भाषा की छेनी हथौड़ी से तराशा ना जाए। सोचिए, दुनिया में कितने ही लोग हैं जो बहुत गहरा और तूफानी जीवन जीते हैं। वो टूट कर प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, दुख और खुशी के शिखर को छूते हैं, लेकिन वो सब लेखक नहीं बन पाते। ये बात तो सही है। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनकी जिंदगी की कहानियां किसी फिल्म से कम नहीं है, लेकिन अगर उन्हें लिखने को कहा जाए तो शायद वो एक पन्ना भी ना भर पाए। बिल्कुल, क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि आपके पास अनुभव का कच्चा माल कितना है। जरूरी ये है कि आप उस माल को प्रोसेस कैसे करते हैं, उसे आकार कैसे देते हैं और उसे शब्दों में बयां कैसे करते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया दिमागी है, बौद्धिक है। हाँ, जैसे शेक्सपियर, उन्होंने तो हर वो जिंदगी नहीं जी जिसके बारे में लिखा। न वो डेनमार्क के राजकुमार थे, ना ही उन्होंने किसी राजा का कत्ल किया था। एकदम सही उदाहरण। शेक्सपियर की बुद्धि ने ही उनकी कल्पना को पंख दिए। उन्होंने उन अनुभवों का अनुकरण किया, उन्हें अपने दिमाग में सिम्युलेट किया। इंसान हर रोज ऐसे काम करता है जो उसकी भावनाओं पर निर्भर नहीं करते। एक गणितज्ञ अगर दुखी है तो भी 2 और 2 4 ही होंगे। एक वकील अगर खुश है तो भी उसे कानून के दांव पेच दिमाग से ही लड़ने पड़ेंगे। साहित्य भी ज्यादातर कल्पना, अनुकरण और समाज की सामूहिक यादों पर निर्भर करता है, ना कि सिर्फ लेखक की निजी डायरी पर। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि साहित्य बनाने के लिए जिया हुआ अनुभव जरूरी नहीं है, बल्कि कल्पना और बुद्धि जरूरी है, तब तो एआई के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। क्योंकि कल्पना करना एक तरह से जानकारी को नए नए तरीकों से जोड़ना ही तो है, जो एआई बहुत अच्छे से करता है। तो क्या हम ये मान लें कि एआई बुद्धिमान है? और यहीं पर आकर ये पूरी बहस एआई के पक्ष में झुक जाती है। स्रोत के मुताबिक एआई को बुद्धिहीन कहना गलत है। हाँ, उसके पास इंसानों जैसी चेतना या भावनाएं नहीं है, लेकिन उसके पास भाषाई बुद्धि भरपूर है। वो पैटर्न पहचानता है, मुश्किल विचारों पर काम करता है और संभाव्य तर्क यानी प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग का इस्तेमाल करता है। संभाव्य तर्क, ये क्या होता है? इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपके फोन का ऑटो करेक्ट होता है ना, उसका एक बहुत ही एडवांस्ड वर्जन। आपका फोन जानता है कि अगर आपने लिखा मैं आज बहुत, तो अगला शब्द खुश होने की संभावना बैंगनी होने से ज्यादा है। एआई यही काम अरबों खरबों शब्दों के डेटा के साथ करता है। वो भाषा के नियमों, उसकी बनावट, उसके पैटर्न को समझकर ही कुछ नया रचता है। वो भाषा के अंदर काम करता है और भाषा ही तो इंसानी सभ्यता और साहित्य की नींव है। एआई से बने साहित्य को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना कि उसमें भावना नहीं है और उसकी जबरदस्त भाषाई बुद्धि को नजरअंदाज कर देना, ये समझने की बुनियादी गलती है कि साहित्य असल में बनता कैसे है। और ये बहस सिर्फ एआई के बारे में नहीं है, ये हमें हम इंसानों के बारे में भी कुछ बहुत जरूरी बताती है। वो क्या है? अगर हम खुद के लिए भावनाओं को बुद्धि से ऊपर रखने लगे हैं तो हमारी अपनी पहचान पर क्या असर पड़ता है? असर बहुत गहरा पड़ता है। स्रोत के मुताबिक अगर हम भावना को बुद्धि पर प्राथमिकता देते हैं तो हम अपनी उस खासियत को ही खो देते हैं जो हमें इंसान बनाती है। उस नजरिए से देखें तो इंसान सिर्फ एक भावनात्मक जीव रह जाता है, जानवरों से कुछ खास बेहतर नहीं। ये तो वो क्या कहते हैं, खुद को कम आंकने जैसा है। इंसानों ने तरक्की इसलिए नहीं की कि वो ज्यादा महसूस करने लगे, बल्कि इसलिए की कि उन्होंने सोचना, चीजों को व्यवस्थित करना, उन्हें नाम देना और प्रतीक बनाना सीखा। सभ्यता का पूरा ढांचा दिमाग की उपज है। तो हम अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी बुद्धि को कम आंक रहे हैं और उस चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं जो हम जानवरों के साथ साझा करते हैं, यानी भावनाएं। हम कच्चे माल मतलब भावना की तारीफ कर रहे हैं और उस कलाकार मतलब बुद्धि को भूल रहे हैं जो उसे तराशता है। आपने बिल्कुल सही समझा। इसलिए भावना बनाम एआई वाली दलील की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो भावनाओं को कुछ ज्यादा ही रोमांटिक बना देती है
और बुद्धि के असल काम को कम आंकती है। साहित्य कोई भावनाओं का जैविक रिसाव नहीं है कि बस अंदर से जो बहा और कागज पर आ गया। ये एक सोची समझी, गढ़ी हुई, दिमागी भाषाई और सांस्कृतिक कलाकृति है। ये एक रचना है जिसके लिए बुद्धि चाहिए। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगा? सार ये है कि स्रोत के अनुसार एआई से बने साहित्य को सिर्फ इसलिए कमजोर मानना कि उसमें इंसानी जज्बात नहीं है, ये एक कमजोर दलील है। साहित्य की कीमत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वो किस भावना से पैदा हुआ है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसमें भाषा और बुद्धि का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से हुआ है, चाहे वो इस्तेमाल एक इंसान करे या एक एआई। सही कहा। बुद्धि के बिना भावना सिर्फ एक कच्ची अनुभूति है, एक चीख है या एक मुस्कान। बुद्धि ही उस भावना को कहानी, कविता या नाटक में ढालकर उसे वो अर्थ देती है जो सदियों तक जिंदा रहता है। बिल्कुल। और हम आज की चर्चा को स्रोत के इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं, जिस पर सब सोच सकते हैं। हो सकता है कि भावना हमें साहित्य को महसूस कराती हो, लेकिन बुद्धि ही साहित्य को संभव बनाती है।